तो टाइम ऑफ सप्लाई में पहले चीज़ तो हम ये चैप्टर पढ़ते क्यों हैं, जो ड्यू डेट होती है टैक्स डिपॉजिट की वो डिपेंड करती है टाइम ऑफ सप्लाई पे। जो डेट हमारी टाइम ऑफ सप्लाई की आएगी उसके नेक्स्ट मंथ की 20th को हम टैक्स जमा करेंगे, उसकी नेक्स्ट मंथ को 20th को मतलब 20 तारीख को हम लोग टैक्स जमा करेंगे। इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टाइम ऑफ सप्लाई आपको मंथ उसका नहीं पता चला तो अगले महीने आप टैक्स नहीं जमा कर पाएंगे, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट को टैक्स जमा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टीज़ वगैरह लगती हैं। किसके ऊपर? सप्लायर के ऊपर। मान लो आप गुड्स खरीद रहे हैं तो सप्लायर ही टैक्स पे करेगा, अगर नहीं पे कर रहा है, अपने पास टैक्स अगर आपने रखा हुआ है कस्टमर का, तो उसके ऊपर हैवी पेनल्टीज, 18% का इंटरेस्ट, ऐसे करके ये सारी चीज़ें लगती हैं। क्लियर? टाइम ऑफ सप्लाई अगर देखा जाए तो दो सेक्शन गवर्न करते हैं मेनली, एक गुड्स का होता है सेक्शन 12 और एक होता है सर्विसेज का जो कि हमारा सेक्शन 13 होता है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको इनवाइस जानना है कि इनवाइस की डेट क्या होती है। तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इनवाइस, मतलब अगर इनवाइस देखें गुड्स के केस में तो इनवाइस कब कब इशू हो सकता है? अगर सप्लाई इन्वॉल्व करती है मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, अगर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मतलब कि अगर मान लो यूपी से एमपी जा रहा है या फिर मान लो लखनऊ से कानपुर जा रहा है, तो क्या है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो जब वो रिमूव होगा, मान लो लखनऊ से जाना है तो लखनऊ से गोडाउन से जब रिमूव हुआ उससे पहले पहले आपका इनवाइस इशू हो जाना चाहिए। ये टाइम लिमिट है, मतलब मैक्सिमम टाइम लिमिट है, आपका मूवमेंट से पहले रिमूव हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर मूवमेंट गुड्स का नहीं है, हमने बताया था आप दुकान पे जाके चीजें खरीद रहे हैं, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स कोई अदर केस है बिफोर डिलीवरी, जब वो डिलीवरी करा रहा है, या फिर मेकिंग अवेलेबल, दुकान पे आपको अवेलेबल करा रहा है प्रोडक्ट, दोनों में से जो पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। अगला, अगर कॉन्टिन्यूअस सप्लाई हो रही है, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई में दो चीजें थी, जब स्टेटमेंट इशू हो रहा है या फिर पेमेंट रिसीव हो रहा है, दोनों में से जो भी अर्लियर था, इसका कॉन्सेप्ट भी बताया था। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई अगर कर रहा है, या तो अगर उसने पहले पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट कर दिया तो इनवाइस देना पड़ेगा, बिल देना पड़ेगा, या तो हमने स्टेटमेंट इशू कर दिया कि इतने इतने गुड्स गए हैं, तब भी हमको इनवाइस उसके साथ इशू करना पड़ेगा। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब कि हमने गुड्स दिया है लेकिन जो है अप्रूवल बेसिस पे दिया है, मान लो 4 प्रोडक्ट ले गया, उसमें से 1-2 प्रोडक्ट वो एक्सेप्ट करेगा, बाकी रिजेक्ट कर देगा। तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस या तो उसने एक्सेप्ट कर लिया हो, या तो एक हम रिजनेबल समय लेके चलते हैं जीएसटी के अकॉर्डिंग 6 महीने फ्रॉम रिमूवल, जब से गुड्स हमने उसको दिया है वहां से 6 महीने, अगर 6 महीने के बियॉन्ड वो रख रहा है तो हम एक्चुअल सेल मान लेंगे उसको। क्लियर? दोनों में से जो अर्लियर हो जाए, मतलब मैक्सिमम टाइम लिमिट अगर यहाँ की देखी जाए तो 6 महीने से ऊपर आप गुड्स को नहीं रख सकते हैं, अगर रखेंगे तो इनवाइस वो इशू कर देगा। क्लियर? उसके बाद अगर सर्विसेज का केस हम करें तो एक जर्नल केस था, जर्नल केस में आपकी दो चीजें थी, एक था बैंक एनबीएफसी इंश्योरेंस बिजनेस जो फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, वो बिजनेस हैं, तो जब से आपने सर्विसेज दी हैं वहां से 45 दिन के अंदर आपका इनवाइस इशू हो जाना चाहिए। एनी अदर केस है सर्विसेज का, वहां पे जब से आपने सर्विसेज दी हैं, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, वहां से 30 दिन के अंदर इनवाइस इशू हो जाना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत? उसके बाद अगला पॉइंट अपना क्या है, वेयर देयर इज कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जैसे कॉन्टिन्यूअस सप्लाई हो रही है, लगातार सप्लाई कोई सर्विसेज आपको दे रहा है, तो अगर डेट ऑफ पेमेंट आप पता कर सकते हैं, असरटेन कर सकते हैं, तो क्या होगा, बिफोर डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट की डेट से पहले पहले इनवाइस इशू हो जाना चाहिए। अगर असरटेन नहीं कर सकते हैं, जैसे मान लो हमको डेट ऑफ पेमेंट पता है कि अगले महीने की 12 तारीख को पेमेंट होगा, तो उससे पहले पहले इनवाइस इशू कर लेना है। क्लियर? 12 के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। अगर हमको नहीं पता है तो एक्यूरेट 12 को हम इनवाइस इशू कर देंगे, 12 के बियॉन्ड तब भी नहीं जा सकता है, क्योंकि हमें डेट ऑफ पेमेंट नहीं पता है कि पेमेंट कब होगा। तो मान लो 12 को पेमेंट ना हो, 15 को हो, तो 15 को इनवाइस इशू होगा। समझ रहे हो? जब पेमेंट होगा। नहीं समझ में आया? डेट, अगर पेमेंट लिंक है किसी पार्टिकुलर इवेंट से, कोई इवेंट होगा तब पेमेंट करेंगे, तो उस इवेंट से पहले पहले आपका इनवाइस इशू हो जाना चाहिए। आगे हम बात करें, अब इनवाइस आपका खत्म हो गया, अब हम लोग चलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स के केस में। तो गुड्स के केस में 12 किसी भी 12 का या 13 का, 12 हमें यही बताता है कि जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो डिफाइन है सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 में, और इसी तरीके सर्विसेज में जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है वो डिफाइन है सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में। दूसरा सेक्शन हमें क्या बताता है कि टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज गुड्स के केस में, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। 4 में क्या बताता है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर्स,
5 में क्या बताता है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रेजिडुअल केसेस। 6 में क्या बताता है, लेट फीस, पेनल्टी या फिर कोई एडिशनल पेमेंट हुई है। क्लियर। ये अगर बात करें तो ये यहां तक जो 12(3) तक सेक्शन है ये सर्विसेज में भी अलग अलग चलेंगे, और 4 से लेके 6 तक सेक्शन सर्विसेज में भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। क्लियर। अब आगे अगर हम बात चेक करें 12 सबसेक्शन 1 में तो कुछ नहीं है। 12 सबसेक्शन 2 इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है कि डेट ऑफ इनवाइस, जो आपने एक्चुअल डेट को इनवाइस इशू किया है, और डेट ऑफ इनवाइस जो इशू करना चाहिए था। अगर हम बात करें एक्चुअल और यहां पे बात करें तो स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होना चाहिए था, एज पर सेक्शन 31 इनवाइस कब इशू होना चाहिए था। तो दोनों चीजें देखेंगे, और दोनों में से जो अर्लियर वाला होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। मतलब एक्चुअल में मान लो हमने 12 को जो है इनवाइस इशू किया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 13 को होना चाहिए था एज पर सेक्शन 31। तो दोनों में से अर्लियर 12 हुआ, 12 हमारी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसमें क्या होगा, डेट ऑफ रिसीव्स ऑफ गुड्स, जिस डेट को आपको गुड्स मिला है। दूसरा डेट ऑफ पेमेंट। तीसरा 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस या फिर कोई अनदर डॉक्यूमेंट। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस देख लो कितनी इंपॉर्टेंट है, हर जगह आ रही है, मतलब हर प्रोविजन में आ रही है, इसीलिए इनवाइस पढ़ाया। तो जो भी इनवाइस की डेट होगी एज पर सेक्शन 31, ठीक है, वहां से 31st डे हमको लेना होगा। इन तीनों में से अर्लियर वाला टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अब यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट आया है, तो डेट ऑफ पेमेंट में दो चीजें देखी जाती हैं, एक तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में जब एंट्री हुई हो, या तो बैंक में डेबिट हुआ हो, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो डेट ऑफ पेमेंट होगा, कोई दिक्कत। 12(4) इन केस ऑफ वाउचर्स, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर। वाउचर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, अगर आइडेंटिफेबल है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवाइस। आइडेंटिफेबल मतलब हम पता कर सकते हैं कि कब रिडीम कराया जाएगा, हमको डेट पता है रिडम्पशन की कि वाउचर से कब आप अवेल करेंगे। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस, जिस डेट को इनवाइस इशू किया गया उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर हम पता नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा है जिसकी वैलिडिटी 1 साल है, वो 1 साल में कभी भी जो कंज्यूमर है वो उसको अवेल कर सकता है, तो जिस डेट को रिडीम करेगा, वाउचर को लगाएगा, वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर। आगे बात करें 12(5) टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रेजिडुअल केसेस। रेजिडुअल केसेस में दो चीजें हैं, एक अगर पीरियोडिक रिटर्न, मतलब जैसे हमने बताया था जीएसटी रिटर्न फाइल किया जा रहा है अगर, तो जिस डेट को जीएसटी रिटर्न फाइल किया जाएगा वो आपकी होगी टाइम ऑफ सप्लाई। और जिस डेट को कोई अदर केस है, मान लो हमने बताया था कोई जो है नोटिस वगैरह इशू हुआ है, ठीक है, तो उस केस में अगर नोटिस वगैरह का आप पेमेंट कर रहे हैं, तो जिस डेट को आप पेमेंट करेंगे टैक्स का, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये पूरा डिटेल में कल बताया था 10 मिनट लेके आई थिंक। उसके बाद 12(6) टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस एंड एडिशनल पेमेंट। तो इसमें क्या होता है, जब भी ये पेमेंट रिसीव हुई है उस रिसीव्ड वाली डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं, ठीक है। तो गुड्स वाला काम खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं सर्विसेज पे। सर्विसेज में अगर 13(1) की बात करें तो आपका वही कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिफाइन किया गया है सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में। 2 में क्या है, फॉरवर्ड चार्ज। 3 में क्या है, रिवर्स चार्ज। 4 में क्या है, वाउचर्स। 5 में क्या है, रेजिडुअल केसेस। 6 में क्या है, एडिशनल फीस एंड पेनल्टी एंड। याद हो गया तुम लोगों को, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, कितने अच्छे हो तुम, रट गया। हाँ, 13 सब सेक्शन 2 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। अब यहाँ पे सर्विसेज है, वहां पे गुड्स था, ठीक है। इसमें दो केस है। पहला केस है अगर इनवाइस आपका टाइमली इशू हुआ है। टाइमली का मतलब इनवाइस का सेक्शन है 31, तो एज पर सेक्शन 31 जो ड्यू डेट इनवाइस की होती है, अगर ड्यू डेट तक इशू हुआ है इनवाइस, तो हम पहला वाला प्रोविजन लगाएंगे। अगर नहीं हुआ है, बियॉन्ड जो है ड्यू डेट हुआ है, मतलब एज पर सेक्शन 31 नहीं हुआ है, तो हम सेकंड वाला प्रोविजन लगाएंगे। फर्स्ट वाले प्रोविजन में क्या है, डेट ऑफ इनवाइस, आपने इनवाइस के अकॉर्डिंग चीजें जो है की हैं, तो डेट ऑफ इनवाइस यहाँ पे लेंगे और डेट ऑफ पेमेंट लेंगे, दोनों में से अर्लियर वाला आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर आपने इनवाइस इशू नहीं किया है टाइमली, तो इनवाइस का काम खत्म हो जाएगा, यहां पे इनवाइस नहीं आएगा, डेट ऑफ पेमेंट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज आएगा। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर दोनों को याद करने का तरीका बताया था, डेट ऑफ पेमेंट दोनों में कॉमन रहेगा। यहां पे इनवाइस टाइमली इशू हो रहा है फर्स्ट केस में, तो डेट ऑफ इनवाइस आ जाएगा। यहां पे इनवाइस टाइमली इशू ड्यू डेट के अंदर नहीं हो रहा है, तो यहां पे प्रोविजन ऑफ सर्विसेज आएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत। अब अगर हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बात करें,
तो इसमें जर्नल केस है और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का केस है। तो जर्नल केस में क्या था, डेट ऑफ पेमेंट और 61 डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवाइस, जब से आपने इनवाइस इशू किया वहां से 61 डे, दोनों में से अर्लियर वाला आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की अगर बात करें तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ एंट्री ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज, जब आपकी जो सर्विसेज हैं वो इंटर हुई, मतलब आपने सर्विसेज जब ली हैं, वो डेट और डेट ऑफ पेमेंट वाली डेट दोनों में से अर्लियर वाला होगा, वो क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 जैसे वाउचर्स, लेट फीस या रेजिडुअल केसेस सेम रहेंगे जो गुड्स में थे। क्लियर। उसके बाद हमारा लास्ट बचा है सेक्शन 14 चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। अगर जो है रेट में चेंजेस हो रहे हैं, अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल लिया था, एक फाइनेंशियल ईयर पूरा लिया था 1/4/2023 से 31/3/2024 तक, बीच में देखो रेट चेंज हो गए। तो हमने जो पहले वाला था उसको हमने ओल्ड रेट माना था, 12% था, और जो नया वाला था उसको न्यू रेट माना था, जो कि आफ्टर वाला था। क्लियर। यहां पे हमने 12%, यहां पे 18%, बिफोर आफ्टर, ये याद रखना बोला था हमने। उसके बाद हमको जो है 5 कॉलम बनाने हैं। क्या, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, डेट ऑफ पेमेंट डीओपी, और डेट ऑफ इनवाइस डीओआई, और टाइम ऑफ सप्लाई और रेट। हमने बताया था आपको कॉम्बिनेशन कोई भी बनाना है, बस ये बात याद रखनी है, अगर ये दोनों कॉमन रहेंगे, कॉमन इन द सेंस यहां भी आफ्टर, यहां भी आफ्टर है, यहां भी आफ्टर है, ठीक है, तो इन दोनों में से जो अर्लियर वाला होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। समझ रहे हो। और अगर मान लो इन दोनों में अलग अलग है, जैसे यहां पे बिफोर है, यहां पे आफ्टर है, तो जो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज से मैच करेगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। जैसे यहां बिफोर है, यहां बिफोर, ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ, और रेट कौन सा लगेगा, यहां पे बिफोर आ रहा है, बिफोर पे रेट कौन सा था 12%, तो 12% का रेट लगेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें, ये आफ्टर है, ये बिफोर है, ये बिफोर, बिफोर बिफोर मैच कर रहा है, तो डेट ऑफ इनवाइस देखो मैच कर रहा है, तो डेट ऑफ इनवाइस होगा टाइम ऑफ सप्लाई। रेट क्या है, बिफोर, तो बिफोर का रेट क्या है, 12%। अब देखोगे ये डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवाइस दोनों आपके मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों जब मैच करेंगे तो दोनों में से जो अर्लियर वाला होता है वो टाइम ऑफ सप्लाई। अगर दोनों में से अर्लियर वाला देखोगे तो आफ्टर आएगा, आफ्टर में रेट क्या था 18%, वो आपका रेट हो जाएगा। उसके बाद कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसे करके बना लो, बस 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली कि ये प्रोविजन ऑफ सर्विसेज कभी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बन सकता है, बनेंगी 2 ही चीजें, डेट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑफ, 2 ही चीजें बनेंगी, तीसरी नहीं बन सकती है। इनमें में से पहला रूल, अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, कौन, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवाइस, दोनों अगर मैच नहीं कर रहे हैं, तो जो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के साथ मैच कर रहा है वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा और उसी का रेट लगेगा। दूसरा रूल, अगर दोनों मैच कर रहे हैं, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवाइस, तो दोनों में से अर्लियर वाला टाइम ऑफ सप्लाई होगा, और जो अर्लियर में आएगा, मान लो बिफोर बिफोर मैच कर रहे हैं, आफ्टर आफ्टर मैच कर रहे हैं, जो भी आएगा, बिफोर आएगा तो ओल्ड रेट लगेगा, और अगर आफ्टर आएगा तो न्यू रेट लगेगा। किसी को कोई दिक्कत यहां तक?